हीगल पार्ट 2। कल हमने पढ़ा था हीगल की प्रमुख रचनाएं, जिनका मैं एक बार नाम रिपीट कर देता हूं। फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड, साइंस ऑफ लॉजिक या फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट भी कहा जाता है। साइंस ऑफ लॉजिक वो बुक थी जिसने हीगल को एक प्रख्यात फिलोसोफर के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया। जो जेने यूनिवर्सिटी के अंदर में हीगल प्रोफेसर के पद पर लगे, उससे पहले पॉलिटिकल साइंस के पद पर क्रिस्ले नाम से प्रोफेसर थे, एंड ही वाज आल्सो वेरी वेरी फेमस। तो ये भी एक गुरु शिष्य परंपरा की हमें देखने को मिलती है। हालांकि इसके शिष्य नहीं रहे थे क्रिस्ले के, लेकिन उसी पद पर उसी यूनिवर्सिटी में हीगल क्रिस्ले के उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने राजनीति शास्त्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी ऑफ राइट, उनके बेटे ने उनकी डेथ के बाद में किताब लिखी उनके भाषण में एकत्र करके, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। अब हीगल को कहा जाता है किंग ऑफ फिलोसफर्स, या फिर और ये भी कहा जाता है फिलोसफर्स किंग, यानी कि जिस फिलोसफर से किंग अपना मार्गदर्शन लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये टोटलिटेरियन विचारधाराओं का पिता कहा जाता है, यानी कि सर्वाधिकारवादी विचारधाराओं का। जितने भी आज के टाइम में आप डिबेट सुनोगे, तो वो लोग जो बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी बनाते हैं, स्पेशली हमारे मुसलमान वर्ग के अंदर में, वो बीजेपी की जो तुलना करते हैं, वो बीजेपी को कहते हैं कि ये एक फासिस्ट पार्टी है। और बीजेपी कहती है कि हम लोग एक नेशनलिस्ट पार्टी। तो क्या फर्क है इन दोनों में? फासिस्ट की डेफिनेशन होती है सब कुछ राष्ट्र के भीतर, राष्ट्र के बाहर, राष्ट्र के बाहर कुछ भी नहीं, राष्ट्र के विरुद्ध कुछ भी नहीं। राष्ट्रवादियों की डेफिनेशन होती है व्यक्ति से पहले परिवार, परिवार से पहले राष्ट्र, राष्ट्र का हित पहले। दोनों में डेफिनेशन क्या, फर्क क्या है? हम ये कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी एक फासिस्ट पार्टी नहीं है, एक राष्ट्रवादी पार्टी है? हीगल सर्वाधिकारवादी विचारधाराओं का पिता है, यानी कि जो फासिस्ट और नाजिस्ट की आइडियोलॉजीज है, विचारधारा, जो राज्य को देवीय शक्ति मान लेते हैं, वो सब विचारधाराएं हीगल ने प्रोपोगेट की हैं। लोग क्यों बीजेपी की तुलना फासिस्ट पार्टी से करते हैं? एनी डाउट, एनी एक्सप्लेनेशंस? नितिका, व्हाट आर योर व्यूज अबाउट दैट? क्या मानते हो बीजेपी को, नेशनलिस्ट पार्टी या एक फासिस्ट पार्टी? अपने पक्ष, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क के साथ बताओ। नेशनलिस्ट पार्टी सर। फाइन। बीजेपी क्यों है? क्योंकि बीजेपी बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड बिलीव इन फेडरलिज्म, संघवाद विश्वास रखती है बीजेपी। सो तीसरा बिलीव इन प्लूरैलिटी, बहुत समाज में विश्वास रखती है। लेकिन जो फासिस्ट विचारधाराएं होती हैं, वे ना तो संविधान में विश्वास रखती हैं, ना ही फेडरलिज्म में, और ना ही बहुलवाद प्लूरलिज्म के अंदर में, यानी कि सब फूलों को खिलने दो, सबको अपने विचारों, सबको अपने विचार एक्सप्रेस करने दो। इन अलग अलग विचारों को एक्सप्रेस करने का
फासिस्ट पार्टीज अधिकार नहीं देती है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, जो कहने को वो फेडरल हैं, सबके हकों की बात करती हैं, लेकिन उनके ऊपर अगर खुद कोई कार्टून बना दे, कोई बात कह दे, तो उसको पुलिस उठा के जेल में डाल देती है। पश्चिम बंगाल स्टाइल ऑफ मर्डर काफी पॉपुलर है देश के अंदर में, हालांकि इसका डिस्क्रेडिट दीदी को नहीं जाता है। ये सीपीआई जब से चल रहा है तभी से ही ये बंगाल स्टाइल ऑफ मर्डर चलता आ रहा है, जिसके अंदर क्या होता है कि ऑपोजिशन पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, वर्कर्स, उनके ऊपर अटैक किया जाता है, उनको मार के गड्ढे खोद के उनकी लाशों के ऊपर बहुत सारा नमक डाल के उनको जमीन में गाड़ दिया जाता है और उनकी हड्डियां तक नहीं मिलती। और एक दो नहीं, 20-22 हजार से ज्यादा इस टेक्निक के द्वारा मर्डर्स पिछले कई सालों में, 1-2 डेकेड्स के अंदर पश्चिम बंगाल में हो चुके। वेरी वेरी क्रिमिनल स्टेट पश्चिम बंगाल। लेकिन वो लोग अपने आप को हम उन्हें अगर फासिस्ट के, अगर वो पार्टी में नेशनल में आ जाएं, तो हम उनको उस टाइप की विचारधाराओं के अंदर में हम फासिस्ट कह सकते हैं, ना कि उन पार्टीज को जो रूल ऑफ लॉ के अंदर विश्वास रखते हैं, जो काम करते हैं संविधान के अकॉर्डिंग करते हैं, उनको कहते हैं। आगे देखते हैं। अब सर्वाधिकारवादी विचारधारा क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं कि हीगल के ऊपर किन किन विचारकों का प्रभाव पड़ा, जो विचार हीगल ने लिए हैं। हीगल के ऊपर जो मेन विचारक थे, प्रभाव पड़ा, वो थे एक तो कांत और रूसो। सबसे इंपॉर्टेंट कांत से हीगल ने क्या लिया? नैतिक इच्छा, यानी कि मनुष्य एक सकारात्मक प्राणी है। मनुष्य की नैतिक इच्छा अच्छाई चाहती है, सकारात्मक सोच चाहती है। हमें नैतिक, देखिए, और उसमें चेंज क्या कर दिया? नैतिक इच्छा को कन्वर्ट करके जो चेंज किया वो कर दिया, ये कर दिया राज्य की नैतिक चेतना। व्यक्ति की नैतिक इच्छा, कांत ने कहा था, वो सबसे अच्छी है, जिसके द्वारा हमें एक पॉजिटिव स्वतंत्रता होना चाहिए। व्यक्ति की नैतिक बंधनों का उससे बंधन लगाया था, नैतिक इच्छा का, और हीगल ने इस बंधन को, जो व्यक्ति की नैतिक इच्छा थी, इसको चेंज करके राज्य की नैतिक चेतना पर लगा दिया। अब राज्य की नैतिक चेतना डिफाइन कैसे करेंगे? संविधान का तो कहा नहीं, अल्टीमेटली राज्य की नैतिक चेतना सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जो राज्य का राजा है, उसी की इच्छा में, उसी के शब्दों के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है। जो आजादी बताई, सकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक आजादी, वो अल्टीमेटली गुलामी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा रूसो से हीगल ने लिया आपकी एक्चुअल विल। दो विल बताई थी ना, एक एक्चुअल विल और एक रियल विल। जो एक्चुअल विल को बोलते हैं हमारी, जो कि परोपकार की इच्छा, ये एक्चुअल विल है। और रियल विल, रियल विल हिंदी में कर लें, इसे कहते हैं स्वार्थी इच्छा। और हीगल ने कहा सबसे बलवती, जिसके द्वारा हमें फ्रीडम मिलती है, हमारी जो विल होनी चाहिए, ना तो रियल ना एक्चुअल, बट इट शुड बी जनरल विल। जनरल विल किसका टोटल होता है? जनरल विल इज इक्वल टू, परियम sum total of general will is equal to sum total of, yes आकाश? रियल विल और एक्चुअल विल नहीं, यस नितिका? इन दोनों में फर्क क्या है सर? एक्चुअल विल और रियल? एक्चुअल विल परोपकारी इच्छा, रियल विल स्वार्थी इच्छा व्यक्ति की।
और जनरल विल, रूसो ने कहा हमें स्वतंत्रता मिलती है जनरल विल के द्वारा शासित होने में। तो जनरल विल इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ कौन सी विल का होगा? एक्चुअल विल। यस, एक्चुअल विल। अब हीगल ने इसमें क्या चेंज कर दिया? जनरल विल तो उठाई यहां से, लेकिन हीगल ने चेंज कर दिया। हीगल ने क्या चेंज किया? जनरल विल इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ रियल विल। मेजोरिटी विल, नॉट रियल विल, क्योंकि नैतिक मेजोरिटी। मेजोरिटी विल कि जो बहुसंख्या के समाज के अंदर में उनकी जो इच्छा होगी वही राज्य की इच्छा होगी। तो ये इसमें यहाँ से उठा के चेंज कर दिया। तो जबकि जो एक्चुअल में होना चाहिए था नैतिक इच्छा हमारी केवल एक्चुअल विल होती है। इतना क्लियर हो गया? काम से और रूसो से उसने क्या लिया और उसको क्या से क्या बना दिया। आगे सुकरात, अरस्तु, इन दोनों से भी लिया और प्लेटो से भी लिया। सबसे पहले सुकरात से लिया द्वंद्ववाद। सुकरात ध्यान है ना, एथेंस का महान सेनापति, प्लेटो का गुरु अरस्तु का गुरु सुकरात। यस सर। जो एथेंस में सेनापति था और उसके पास में हमेशा ही काफी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, हमेशा 8-10 शिष्य साथ में रहते थे, हंसी मजाक करता रहता सुकरात, और ये होना चाहिए वो होना चाहिए, सबसे सलाह करता है। जैसे मैं तुम्हारे से पूछता हूँ, बताओ तुम्हारे सबसे क्या है? मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं इसी विधि से पढ़ाऊं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह से सत्य को उद्घाटित करना चाहता हूँ। तो पूछते हो कि यार सर तो बहुत दुखी करते हैं, बार पूछते रहते हैं। मेरा पर्पस केवल यही है तुम्हारे से बाबा पूछने का कि एक हेल्दी डिबेट हो और सत्य निकल के सामने आए। जैसे कि सुकरात पूछ लेता है बात करते करते कि बुरा बड़ा व्यक्ति बनना अच्छा है या छोटा मगर भला व्यक्ति बनना अच्छा है, क्या बनना पसंद करोगे? क्या व्यक्ति बनना अच्छी बात है? इस तरीके से एक डिबेट हो जाती है जिसका आंसर निकलता है मध्य मार्ग, जिसे हम गोल्डन मीन्स अरस्तु ने उसको लिपिबद्ध किया। तो द्वंदात्मक तरीका हीगल ने लिया, द्वंद किया हर चीज में, ऐसा नहीं वैसा, ये पक्ष प्रतिपक्ष संश्लेषण हर चीज में द्वंद लिया, ये सुकरात से लिया। लेकिन सुकरात ने इसका मध्य मार्ग निकाला था, पक्ष विपक्ष का, उसने इसका संश्लेषण नया रूप निकाल लिया और कहा कि ये जो संश्लेषण नया रूप निकलता है यही अल्टीमेटली पक्ष बन जाता है और फिर इसमें से आगे कंटिन्यूटी चलता रहता है। लेकिन सुकरात के इस द्वंदात्मक को इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया। फिर आ जाता है हमारे अरस्तु महान। अरस्तु महान से क्या लिया? स्व उद्देश्य देशात्मकता। अरे क्या अरस्तु ने कहा, इसका कहते हैं अरस्तु की विधि थी फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, जिसे हम कहते हैं हिंदी में आगमनात्मक विधि, कि धीरे धीरे चलते जाओ अलग अलग इकाइयों से, वो अपने आप आपको सही दिशा की ओर लेती जाएंगे। जैसे कि काउजेशन इफेक्ट जो थ्योरी में कई बार आता है, बारिश होने का कारण क्या है, इसकी पूरी साइंस भी डेवलप कर दी, क्यों होना चाहिए, मूर्ति का कारण दिया। एक अरस्तु ने कहा कि घड़ी का एग्जाम्पल दिया, उस वक्त भी शायद घड़ियां हुआ करती होंगी, आई डोंट नो कैसे घड़ियां होती थी। अब घड़ी का उद्देश्य, घड़ी किस लिए है कि सही समय बताने का। सही समय कौन सा है? अब सभी घड़ियां जब काम करना है उसके हिसाब से आगे आगे और चीजें निकलती जाती है। अब क्या टाइम क्या चल रहा है पूछते ना, कि अभी तो टाइम बड़ा खराब चल रहा है, और आज टाइम कितना हुआ है जी 12 बजे है तो टाइम खराब है, ऐसा नहीं करना, टाइम हमेशा सही लगता है। तो हीगल ने इसको क्या लिया? स्व उद्देश्यात्मक में उसने लिखा कि राज्य की जो विचारधारा चलती है वो चलती है
पूर्णता से पूर्णता की ओर चलती है, स्वदेशात्मक। ये अरस्तु से लिया उसने, फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन हीगल ने कर दिया, ये पूर्णता जो हीगल की पूर्णता है, ये राज्य पर आके राज्य पर आकर इस पूर्णता का अंत हो जाता है, यानी कि राज्य अपने आप में साध्य बन जाता है, यानी कि एंड इन इटसेल्फ बन जाता है। जबकि अरस्तु ने कहा था कि राज्य सिर्फ एक साधन है, और जो अंतिम साध्य है वो है हमारा सच जीवन की प्राप्ति, यानी कि एक सच्चा जीवन, अच्छा जीवन, ट्रू जीवन। क्या हम जीवन में किस लिए आए हैं? अच्छा जीवन जीने के लिए आए हैं। उसकी जीवन प्राप्ति करने का राज्य एक तरीका है, एक माध्यम है। और राज्य ऐसा माध्यम है कि राज्य में सबको रहना ही पड़ेगा। राज्य से जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता, या तो वो देवता है या फिर जानवर है। राज्य में रह के व्यक्ति अपना पूरा विकास कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी राज्य अपने आप में साध्य नहीं है। राज्य सिर्फ एक साधन है, और अल्टीमेट पर्पस हमारा सच्चा जीवन है। मगर हीगल ने कहा कि अपूर्णता से पूर्णता की ओर तो जाना है अरस्तु की तरफ, लेकिन ये पूर्णता राज्य में जाकर खत्म हो जाती है। राज्य विश्व आत्मा का धरती पर अवतार है। Its state is march of God on earth। कैसे कैसे है विश्वात्मा? सबसे पहले यूनिवर्स नंबर 1 पे, यूनिवर्स के बाद में हमारा सेकंड नंबर पे बना अर्थ बन गई। अर्थ सूर्य वगैरह सूर्यमंडल बन गया, समझ में आता है इतना? आकाशगंगाएं बनी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारा समुद्र बन गया, ठीक है, ये समझ में आता है। समुद्र बनने के बाद में विश्वात्मा से हमारा अमोइबा, फिशेस बनी, फिर एनिमल्स, ट्रीज बन गए। हमकी ट्रीज इसमें अमोइबा से पहले आएंगे, जो भी है, ठीक है। ट्रीज एनिमल्स वगैरह बन गए। फिर 5 में एनिमल्स के बाद में ह्यूमन बन गया। 6 में ह्यूमन ने अपनी फैमिली बना ली 10-12 हजार साल पहले। हालांकि बनाई तो 1700 हजार पहले जब इंसान बना तभी से बना ली होगी, पर ढंग से जो इंसान बना, पहले तो जानवरों की तरह था 12,000 साल पहले तक। तो 10-12 हजार साल पहले, यानी कि ईसा पूर्व 10,000 साल पहले इंसान बना। और जो पहली सभ्यता बनी थी सुमेर की सभ्यता, ईसा पूर्व 5,000 साल पहले, उस वक्त भी व्यापार क्या विकास हो चुका था। 5-6 हजार साल लगे इंसान को फैमिली बना के शहर वगैरह बसाने तक में। तो फैमिली के बाद में बनाया उसने सिटी, और 8वें में आपका स्टेट। तो हीगल ने बताया कि इस तरह से स्टेट पर आके ये विश्व आत्मा अपूर्णता से पूर्णता की ओर चली जाती है। इट मीन्स जो हम सिर्फ रैशनल कर रहे थे, तर्क से काम कर रहे थे, रैशनल हमारा रियल हो गया, और जो ये रियल बना है, स्टेट बना है, ये एक आपका रैशनल हो गया, तर्क संगत हो गया। रैशनल यानी कि तर्क संगत, और रियल यानी कि वास्तविक। जो तर्क संगत है वो वास्तविक हो गया, और जो वास्तविक बना है ये एक तर्क संगत है, तभी ये वास्तविक है। क्लियर हो गया? अरस्तु से उसने ये स्वदेशात्मक लिया है, तो ऐसे नहीं लिया। इसके पीछे रियल रैशनल, रैशनल इज रियल के पीछे हमारे अरस्तु महान की सोच है, जिसका उसने कैसे क्या बना डाला है। अब कांत से प्योर रीजनिंग मिली, साथ में नोट्स में नोट करें, नैतिक इच्छा और प्योर रीजनिंग, शुद्ध रीजनिंग। और शुद्ध रीजनिंग को भी उसने एक राज्य के अंदर जाके कंफर्म कर दिया कि जो राज्य है ये प्योर रीजनिंग का ही सर्वोत्तम रूप है। व्यक्ति की कांत की नैतिक इच्छा राज्य में जाके समाहित हो जाती है। शुद्ध नैतिक इच्छा, प्योर रीजनिंग, ये अल्टीमेट प्राप्ति किसमें होगी? हमें सिर्फ और सिर्फ राज्य में ही होगी।
अब प्लेटो से क्या लिया उसने? प्लेटो से लिया उसने नॉलेज का सिद्धांत। तो हिगल का सबसे बड़ा है हमारा नॉलेज, ईस्ट और वेस्ट, नॉलेज इज द बेस्ट। प्लेटो के बाद ज्ञान का सबसे बड़ा प्रतिपादक हिगल है। आदर्शवाद कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो प्लेटो ने लिया था निगमनात्मक क्या होना चाहिए। अरस्तु से लिया उसने आगमनात्मक, आगमनात्मक हमने किया रियलिटी रैशनल, और प्लेटो से लिया निगमनात्मक, ज्ञान सबसे बड़ी चीज है। अब उसमें प्लेटो की तरह निरपेक्ष और सापेक्ष सत्य को भी लिया। हीगल क्या कहता है? निरपेक्ष, निरपेक्ष सत्य ये क्या है? जिसके ऊपर कोई सवाल जवाब ना कर सके। जैसे कि एक टेबल इज ए टेबल, उसके ऊपर कोई ये नहीं कह सकता कि टेबल टेबल नहीं है। हालांकि इसके ऊपर भी करने वाले कर लेते हैं कि टेबल नहीं, मतलब से बैठ जाऊंगा तो चेयर हो जाएगी मेरे लिए। अब उस टेबल के ऊपर में वो तख्त हो जाती है, जिसके ऊपर अकाल तख्त हो गया। राजाओं के राजा जो तख्त बना के, तख्त ताज, उसी के ऊपर अपना सिंहासन लगा दिया करते थे। उस टेबल को वो एक जमीन के रूप में ऊपर करके उसके स्टेज बना दिया करते थे टेबल के रूप में। बट जनरली ए टेबल इज ए टेबल, जिसके ऊपर आमतौर पे कोई इफ एंड बट नहीं हो सकता। दूसरा है हमारा सापेक्ष सत्य। इसका हीगल एग्जांपल देता है, टेबल के ऊपर एक गर्म पानी का गिलास रखा है। अब एक गर्म पानी का गिलास रखा है। गर्म पानी, आकाश के लिए गर्म पानी कुछ हो सकता है, गुनगुना हो सकता है। नितिका के लिए थोड़ा ज्यादा गर्म पानी हो सकता है। कोई बहुत ठंडे से होकर आया है बाहर से, बिल्कुल कोल्ड से होकर आया है, उसके लिए गर्म पानी की डेफिनेशन कुछ अलग हो सकती है। गिलास का पानी भरा है, भरा हुआ है, खाली है, इसकी डेफिनेशन भी हर एक के लिए कुछ हो सकती है। तो ये चीजें सापेक्ष, समझ रहे हैं बात को? निरपेक्ष और सापेक्ष सत्य के बीच में हम, तो ये ज्ञान क्या निरपेक्ष है, क्या सापेक्ष है, और इस सापेक्षता से हमें निरपेक्ष तक कैसे जाना है, इसकी प्राप्ति हमें किसे हो सकती है? केवल ज्ञान से हो सकती है। ये चीजें ली प्लेटो से। अब इसी सापेक्ष